नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर, सेक्टर 67 में निजी कंपनी में आग लग गई है। आग लगने की वजह से, हालांकि अभी आग लगने का क्या कारण है इस बात का नहीं पता चल पाया है। कंपनी को पूरी तरीके से खाली कराया गया। जनहानि की फिलहाल कोई भी सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस आग बुझाने में जुटे हुए हैं। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र की आर्किटेक्चर कंपनी में ये आग लगी है। तो बड़ी और अहम जानकारी नोएडा सेक्टर 67 से आपको बता रहे हैं। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी तक इस बात का नहीं पता चल पाया, लेकिन आग काफी फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की मशक्कत में लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी नोएडा के सेक्टर 63 की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक आर्किटेक्ट कंपनी में आग लगने की सूचना, आग लगने की खबर सामने आई है। आग किन कारणों की वजह से लगी है, हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया। फिलहाल कोई जनहानि की भी कोई खबर नहीं है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में जुटे हुए हैं। रुक करेंगे अब अगली खबर की। मथुरा के थाना यमुनापार क्षेत्र में युवाओं की बहादुरी का व हम यूं ही कहें कि सक्रियता के चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि सोनवीर नाम के युवक और उनके कुछ दोस्तों के जागरूकता के चलते ही पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनवीर के मुताबिक गांव गोपालपुर में बलदेव रोड पर माउंटेन हिल एकेडमी सेकेंडरी सीनियर हाई स्कूल के पास कुछ लोग पेट्रोलियम पदार्थों की मिलावट कर उनकी सप्लाई का काम किया करते थे, जिसकी जानकारी उन्हें एसएसपी मथुरा को दी, जिसका एसएसपी मथुरा ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए और इस पर संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों समेत अपनी हिरासत में लिया। हमारे साथ कुछ लड़कों को भेजकर इसने मारपीट करवाई, जिसकी सूचना हमने थाना लक्ष्मी नगर चौकी हमने दी, तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमको पता चला कि ये अभी और प्लानिंग कर रहा है हमको चोट पहुंचाने की, तो हम फिर एसएसपी ऑफिस आकर ये सारी सूचना हमने रख दी। ये थाना जमुनापार के अंतर्गत गोपालपुर गांव है। एक सूचना प्राप्त हुई थी सप्लाई विभाग को और हमारी पुलिस की टीम को कि वहां पर तेल में अडल्ट्रेशन का काम होता है, जिस टीम पर एक संयुक्त टीम वहां गई थी। संयुक्त टीम के द्वारा एक सेंट्रो गाड़ी और लगभग 1250 लीटर कोई एक जो मिक्सचर मिला है, केमिकल मिक्सचर है, वो प्राप्त हुआ। मौके से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सर, उसमें मेरे घर के सामने ऑयलिंग का काम होता था। ब्लैकिंग से ट्रक में से ऑयल निकलता था, पेट्रोल एंड डीजल बड़ी मात्रा में वो निकालते थे और प्लस सप्लाई ही करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वो काम बढ़ाया और जगह जगह पे जगह ले लेके वहाँ पे कारोबार डाला। एचपीसीएल के भी थे, कुछ एचपी के भी थे और कुछ हिंदुस्तान के भी थे और वो कुछ भारत पेट्रोलियम के भी थे। बरेली में एक गन्ने के खेत में 2 मासूम बच्चे बेहोशी की हालत में मिले, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे बच्चे को बेहोशी की हालत में ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना किस वजह से हुई है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नरेश वहां से भागने के फिराक में था। इस दौरान सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको शहर के राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 को थाना सीबीगंज से तकरीबन 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सुभान है, उसके पिता का नाम नईम है और ग्राम बढ़िया
थाना सीबीगंज का रहने वाला है। इसकी एक व्यक्ति ने गला घोंटकर हत्या कर दी और इसी के ही चचेरे भाई अमान को जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पिता नईम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लड़का हमारे यहाँ काम पर था कश्मीर, फिर इसको ये हमारे भाई की शादी आया था हमारे घर पे। उसके बाद में शादी हुई, भाई चला गया वहाँ पर। इससे हमने बोला सुबह खाना खा ले, इनने बोला अच्छा नाश्ता किया, खाना खाया, चला गया। फिर भाई के पास फोन पर कह रहा था कि तूने मेरे 2 लड़के मारे थे काम पे, अब मैं तेरे दोनों बच्चों को मारूंगा। भाई ने बोला अच्छा, बोले क्यों? मैंने कहा हमारे, बोले कि तो काम पे हुआ था ऐसा उसमें मरे थे। तो कह रहा मुझे नहीं पता, इन्हें बचा तो बचा ले, तू आ जा। वो अपनी ससुराल थे, उन्होंने फ़ोन करा हमारे पास, हम ढूंढने के लिए गए थे। फिर तो राजधानी लखनऊ में अब ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से जगह जगह पर रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रात में पहुंचकर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए। साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बाराबंकी में कोहरे और सर्दी के कहर ने लोगों की जिंदगी प्रभावित कर दी है। सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी लगातार बढ़ गई है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक सुबह सुबह सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्कूलों के सभी बोर्डों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं की क्लास सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। बस स्टॉप पर रोडवेज की बसें और रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत कोहरा था, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कोहरे की वजह से, इसलिए बहुत ही बाइक से आए, बहुत धीरे धीरे आए, 20-30 की स्पीड से आए। डीएलएड का एग्जाम अच्छा, और समस्या जी आप कोहरा है, थोड़ा सावधानी से रहिएगा। कहाँ जा रही है? बस से जाएंगे। साधन अगर मिलने में दिक्कत हो रही है? साधन मिला? हाँ मिला। तो इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि ट्रैफिक विभाग ने अब स्पीड लिमिट तय कर दी है। बड़ी अहम जानकारी, लगातार हो रहे सड़क हादसों का संज्ञान लिया गया, साथ ही स्पीड लिमिट घटाई गई। 100 किलोमीटर से स्पीड लिमिट जो है अब वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड को लेकर 50% चालान में बढ़ोतरी भी की गई। बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि लगातार ठंड का कहर पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए अब प्रशासन ने सुध ली है। स्पीड लिमिट को घटाया गया है। जो स्पीड लिमिट अब 100 किलोमीटर तक थी उसे 75 किलोमीटर तक कर दिया गया। लेकिन जो सावधानी बरतनी चाहिए उसको लेकर हम लोग लगातार लोगों को बता रहे हैं, कम्यूटर्स को बता रहे हैं कि वाहन को चलाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पीड लिमिट है एक्सप्रेसवे की और अन्य सड़कों की नोएडा में कम कर दी गई है और लोगों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है। कोहरे में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आगे की दृश्यता बहुत कम हो जाती है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो थोड़े अपनी रफ्तार वाहन की धीमी रखें, साथ ही बीच में वाहन सड़क पे ना खड़े करें और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे में कोई वाहन अनावश्यक खड़े ना रहे। तो बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर, 25,000 के इनामी बदमाश को से पुलिस के मुठभेड़। गैंगस्टर एक्ट में वंचित चल रहा था बदमाश, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है इनामी बदमाश। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, इस बीच बड़ी खबर, शामली के किराना का निवासी बताया जा रहा है बदमाश इकराम। साल 2020 से ही बदमाश वंचित चल रहा था। आरोपी से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा भी बरामद किया गया। गुलावटी पुलिस से ये मुठभेड़ हुई।
पैट मैदान के पास इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर बुलंदशहर से। पुलिस ने हालांकि इस दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 2020 में ही इस आरोपी पर इनाम घोषित किया गया था। तो राजधानी लखनऊ में थाना दुबग्गा क्षेत्र के कटौली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रंजिश के चलते 60 साल के बुजुर्ग राजाराम यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। राजाराम अपने खेत में थे। इसी दौरान कुछ लोग उनके पास पहुंचे और एक के बाद एक कई बार उनके ऊपर चाकू से वार किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने राजाराम का शव देखा तो परिजनों और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर तत्काल सीनियर अधिकारी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि आपको बता दें कि परिजनों ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की बात बताई है। राजाराम यादव जी थे और आज शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इनके बेटे को यह सूचना प्राप्त हुई कि ये जो कच्चा रास्ता है जो उनके गांव की ओर जा रहा है वहां पर इनकी डेड बॉडी पड़ी है। मौके का मुआयना किया गया है। सिर पे और पेट पे घाव के निशान है। शव को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और समुचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। तो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले तंत्र सम्राट श्री दर्शन मुनि उदासीन नागा बाबा कमौली वाले का वाराणसी स्थित गायघाट आश्रम में स्वर्गवास हो गया और वो पिछले कुछ महीने से बताया जा रहा है कि बीमार भी चल रहे थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 90 साल की अवस्था में उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। उनके निधन की जानकारी होते ही नागा बाबा के अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि कमौली वाले नागा बाबा मूल रूप से बरहनी ब्लॉक के नरवन क्षेत्र में स्थित कसवड़ गांव के रहने वाले थे। उन्होंने किशोरावस्था में ही अपना घर परिवार त्याग कर दिया था और पूरा जीवन तप और तपस्या में बिताया था। कमौली में कठिन तंत्र साधना करके उन्होंने तंत्र सम्राट की उपाधि भी हासिल की थी। उनके निधन की सूचना पर राजनेताओं के साथ साथ उनके भक्त भी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए हैं और उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित भी कर रहे हैं। बाबा को महंत बनाया गया। उदासीन अखाड़ा के द्वारा उनको महंत बनाया गया। कोठारी दिनेश मुनि को बनाया गया। महेश मुनि को उप महंत बनाया गया। उनके 3 प्रमुख शिष्य थे। महाराज श्री के तीनों लोगों को एक एक पद दिया गया। रुक करेंगे एक और अहम खबर की। राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित बालाजी मंदिर के पास नगर निगम की ओर से सड़क किनारे लगी दुकानों के विरुद्ध अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर निगम के आला अधिकारी व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत लखनऊ में कई जगहों पर अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है और आज 6 जून राजाजीपुरम में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसकी जानकारी पट्टी दुकानदार और ठेले वालों को पहले नोटिस के जरिए सूचना भी दे दिया जा चुका था, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अपनी दुकानें, ठेले और जो भी सामान सड़क पर लगाया हुआ है उसको हटा लीजिए। लेकिन पट्टी दुकानदारों ने आदेश को अनदेखा करते हुए सामान को नहीं हटाया, जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। 20 दिसंबर को डीएम महोदय की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे अस्थायी स्थायी तरह के दोनों तरह के इन्फोर्समेंट काफ़ी है और इसकी नापजोख, पैमाइश, निशानदेही पूर्व में हो चुकी है। नोटिस भी दिया जा चुका है और ये अभियान चलाकर इन्फोर्समेंट खाली कराने का कार्य कराया जा रहा है। ये चलता रहेगा। ये
जैसे इस जोन में चल रहा है तो और अन्य भी जोन में चलेगा कि सिर्फ यहीं पे चलाएगा? अभी तो मैं जोनल अफसर हूँ और जोनों में भी इंडस्ट्रियाँ हैं, उनके लिए भी डीएम महोदय ने निर्देश दिए हैं, संभवतः वहाँ भी चल रहा होगा। लखनऊ में एक बार फिर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सुबह से ही जो अतिक्रमण है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम PWD के कुछ यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद हैं और इसका साफ तौर से कहना है कि जो PWD और नगर निगम द्वारा पहले भी जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको नोटिस दी गई थी कि अपना अपना सामान और अपनी दुकानें यहाँ से हटा लें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस आदेश को ना मानते हुए आज उसी का खामियाजा भुगतने को पड़ रहा है कि किसी की दुकानें टूट रही हैं तो किसी का ठेला टूट रहा है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं और उनको समस्याएं आए दिन यहाँ पे होती रहती थी। लेकिन ये एक बात देखने वाली है कि जो अभियान चलाया जा रहा है ये कब से कब तक चलेगा, इसमें इतना कुछ जो अभियान चलाया गया है कितने दिन तक यहाँ पे ये जो अतिक्रमण है ये नहीं होगा और ये ऐसे ही जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे सफाई की गई है ये कब तक साफ रहेगा या फिर सिर्फ नगर निगम द्वारा इस अभियान की खानापूर्ति की जाएगी या ऐसे ही आए दिन अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। और जब मेरे साथ में जो नगर निगम के जोनल अधिकारी हैं उनसे जब बात किया है तो उनका कहना साफ तौर से है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नगर निगम नहीं करेगा और ऐसे ही आए दिन जो अभियान है ये अब लगातार चलता रहेगा और अतिक्रमण मुक्त होता रहेगा। प्रथम दीक्षित, RNTV, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन लखनऊ के रविंद्रालय संपन्न हुआ है, जहां पर गौरतलब है कि जूनियर इंजीनियर संगठन की स्थापना को लगभग 75 साल पहले हुई थी। संगठन अपना 75वां अधिवेशन कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में मना रहा है, जो कि 20 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वही कार्यक्रम की शुरुआत ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित करके किया। बता दें कि पदाधिकारियों ने बारी बारी से कार्यनिर्वहन के दौरान आने वाली समस्याओं, संसाधनों की कमी, प्रोन्नति और वेतनमान संबंधी मामलों को विस्तार से उठाया। साथ ही इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि अवर अभियंता संघ के साथ है, इनकी सभी की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार पर हल निकाल लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा विद्युत निगम एक परिवार की तरह है, आपस में खटपट होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई बात नहीं है और सारे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल भी किया जाता है। सबसे पहले तो मैं साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने संगठन को। हमारे संगठन के लोगों ने जिस तरह का कार्यक्रम ये 2 दिन का आयोजित किया और मैं मान सकता हूं कि 2 दिन में जो भी सुझाव दिए गए होंगे और ग्राउंड लेवल पे हम लोग जानते हैं कि हमारा यही संगठन, चाहे कोविड का समय रहा हो, समाधान सप्ताह मैंने देखा है बड़े मन से उन लोगों ने काम किया। जो सुझाव उनके आए हम लोग बात करके उनपे जहां जहां आवश्यकता होगी उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। जिस प्रकार आज अभियंता संघ के कार्यक्रम में उपस्थित हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि यहाँ पर आकर के उन्होंने उन लोगों के विचारों को सुना कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो किस प्रकार से उनका निदान होगा। हम लोगों ने जो मंत्री जी का पक्ष जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार उनकी मांगों को वो सुन रहे हैं और किस प्रकार उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो मंत्री जी का स्पष्ट तौर पर कहना था कि हमारा परिवार है, हम उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और उनकी मांगों पर हम समाधान करेंगे, सरकार से बैठकर बात करेंगे। जहां तक एक प्रश्न पूछा गया क्या चेयरमैन के खिलाफ इन लोगों की जो आक्रोश है, क्या चेयरमैन को हटाने जैसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उन्होंने कहा परिवार है हमारा और परिवार में आपस में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम देखेंगे जो भी सुविधाजनक होगा, हम दोनों पक्षों को उस तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और अभियंताओं के हित के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मैं लखनऊ से सुखपाल सिंह, RNTV के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में रविवार की छुट्टी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासू अब्बास का बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को छुट्टी का विरोध जताया है। वहीं उनका यह भी मानना है कि शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ते हैं और मदरसों की छुट्टी
रविवार को होने लगी, तो मदरसे और सरकारी स्कूल में फर्क ही क्या रह जाएगा। लेके जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें मुझे कुछ एतराजात हैं। एतराजात ये हैं कि जो जिस तरीके से जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अज़ल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है और इसके अलावा जुमे को कुछ फराइज हैं, वो सब बच्चे उस फराइज को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की भी छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फर्क क्या रहता है। मदरसा बोर्ड को लेकर जो प्रस्ताव रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर बरेली से है, जहां पर मारिया फ्रोजेन के मालिक हाजी शकील कुरैशी पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापेमार कार्रवाई की। बड़ी संख्या में हालांकि दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने छापा मारा है। आपको बता दें कि 4 दर्जन गाड़ियों से आए थे सभी अधिकारी। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक छापेमार कार्रवाई चलती रही। फैक्ट्री, घर समेत ऑफिस पर यह कार्रवाई की गई। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही शकील कुरैशी ने स्लाइडर हाउस मीट फैक्ट्री पहले से ही सील किया जा चुका है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।